वही उस राज्य के लिए योग्य व्यक्ति है। इनके लिए कोई न्यूट्रल वगैरह कुछ नहीं रहता है। अगर कम्युनिस्टों के राज में कोई व्यक्ति कहता है कि आई एम न्यूट्रल, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग पार्टी का हूं, उनकी दृष्टि से वो एंटी कम्युनिस्ट है। आपको अगर उस राज्य में रहना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनना ही पड़ेगा, और सिर्फ बनकर नहीं चलेगा, आपको एक्टिवली उसको दिखाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग का सदस्य बनना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उनकी शोभा यात्राओं में जाना पड़ेगा, झंडा उठाना पड़ेगा, खुलकर अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। जब तक वो ये नहीं दिखा था, उसको उस राज्य में किसी भी प्रकार के सरकार की योजना का बेनिफिशियर नहीं बनाया जाता। राज्य में बीपीएल कार्ड होल्डर, मैं आपको त्रिपुरा की बात बताऊं, बीपीएल कार्ड होल्डर दारिद्र्य रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का कार्ड उन्हीं को मिलता था जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहते थे। जो गरीब है या नहीं है इससे उसका कोई मतलब नहीं है। और राज्य सरकार का सारा फंड जो केंद्र सरकार देती थी वो सारा उनकी तरफ डाइवर्ट किया जाता था, और अपने कैडर को पालने पोसने का काम सरकारी फंड से करती थी। सरकारी जमीन को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझने का काम कम्युनिस्ट सब जगह पर करते हैं। इनके जितने भी कार्यालय है ये सारे सरकारी जमीन के ऊपर वो डेरा डालकर बैठ जाते हैं। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो अपने डेरे लगाते नहीं है। और फिर ये जो ढोंगी तत्वज्ञान है, इस तत्वज्ञान को जब वो किसी सरकार के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते, तब उसको वहां पर बनाए रखने के लिए वो हिंसा का सहारा लेते हैं। जिस तरह से कट्टरपंथी इस्लाम दूसरे को मारने के लिए, काफिर को मारने के लिए किसी बात की कमी नहीं छोड़ता, बिल्कुल उसी तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जहां भी रूल करते हैं, उनका जो वास्तविक अपोजिशन है उसकी हत्या करना ये उनके मोडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा है। इसमें उनको कोई लाज शर्म नहीं है, उसमें वो खुश है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में 55,000 पॉलिटिकल अपोनेंट्स की उन्होंने हत्या की है 34 साल के अंदर। 55,000 ब्रूटली मार डालते हैं। वो एक गोली मारकर खत्म करने वाला किस्सा नहीं रहता है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर, कश्मीर की घाटी के अंदर हिंदुओं को तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह से तड़पा तड़पा कर लोगों को मारते हैं। इस तरह से मारते हैं कि उसका एक, जिसको मराठी मध्ये वचक म्हणतो ना, वचक बसेल, जिसके कारण एक लोगों में खौफ फैल जाएगा। इस प्रकार के मर्डर्स वो करते हैं। ऐसे कई मर्डर्स केरला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के किए हुए कम्युनिस्टों ने आपने देखे होंगे। त्रिपुरा में तो एक कार्यकर्ता को पूरे बदन पर चौक के बीचों बीच लाकर एसिड से, उसको बाल्टी भर एसिड डालकर जिंदा जला दिया था एसिड से, सारे समाज के सामने, ताकि लोगों में दहशत फैल जाए, उनका कोई विरोध न करे। बलात्कार करने का कारण क्या हो सकता है कम्युनिस्ट राज में? तो कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है तो वो आपके मां, बहन, बेटी, पत्नी के ऊपर वो बलात्कार कर सकता है। एक ऐसी सरकार बन जाती है जो सरकार किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, केवल कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में रहती है। यह हिंसा कोई पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती। पुलिस जो है, सरकारी तंत्र जो है, यह सारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक गढ़ बन जाता है। सिर्फ लाल झंडा उसके ऊपर नहीं रहता है। यह सारा त्रिपुरा में भी था, यह सारा पश्चिम बंगाल में भी था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इनके साथ संघर्ष किया। छोटा मोटा संघर्ष नहीं, बहुत लंबा, दशकों तक संघर्ष किया। और बाद में सारे पश्चिम बंगाल के जनता का एक मानस तैयार किया कि इनके ये जो इनका सिंडिकेट राज है, इसके खिलाफ वो खड़ी रही और उसको सरकार मिली। बंगाल ने विश्वास रखकर उनके पास ये सरकार दे दी। लेकिन आप देखते हैं उन्होंने वही काम, रादर उससे बढ़कर बुरा काम किया जो सिंडिकेट राज कम्युनिस्ट पार्टी करती है। यह सिंडिकेट राज का मैं आपको मतलब बताता हूं। जैसे किसी एक जगह पर आपको जमीन खरीदनी है, तो वो जमीन आप तभी खरीद पाएंगे जब आप सीपीएम के ऑफिस में जाएंगे और उनके वहां के प्रमुख से परमिशन देंगे कि भैया ये जमीन जो है ये खरीद सकता है। वो मालिक के मर्जी के ऊपर वो जमीन बेच नहीं सकता है। वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के मर्जी के ऊपर उस जमीन का व्यवहार हो सकता है, अर्थात उसके अंदर वो कमीशन खाता है। उसके बाद में अगर उसके ऊपर आपको घर बनाना है तो आपने मजदूर कौन से ठेकेदार से लेने हैं, आपने सीमेंट कौन से ठेकेदार से लेना है, ईंटें कौन से ठेकेदार से लेनी है,
बांधकाम होने के बाद वहां पर इलेक्ट्रीशियन कौन से ठेकेदार का रहेगा, ये सारा कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है। वो जो रेट डिसाइड करेंगे उसमें ही आपको लेना पड़ता है, उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। सरकार उनकी है, आप सरकार में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, सब लोग आपको भेज देंगे कम्युनिस्ट पार्टी के वहां के मुखिया के पास, भैया वो जैसे करेगा वैसे ही होगा। इसमें ये सब लोग अपना कमीशन खाते और अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इसलिए मैं हमेशा इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम को, ये कमीशन खोर पार्टी ऑफ इंडिया कहता हूं। ये सब्जी बेचने वाली से भी बिना कमीशन लिए रह नहीं सकते। ये स्कूल के अंदर आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, आप बताइए कभी भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज्य रहा हो, वहां पर भी जहां आपने कभी भी स्कूल कॉलेज में जाकर जबरदस्ती सरकारी तंत्र का उपयोग करके 10-10 रुपया, 100-100 रुपया कभी फीस ली है क्या? आपके विद्यार्थी परिषद के लिए कभी आपने शुल्क लिया है क्या? डोनेशन लिया है क्या? सीपीएम के राज में देना पड़ता है। हर स्कूल में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को उनका डीवाई, एफआई, एसएफआई, जो भी वहां की संस्था होगी, स्टूडेंट यूनियन होगी, उसको ऑफिशियली उनको डोनेशन देना पड़ता है। जब किसी पॉलिटिकल आंदोलन का जब वो लोग आगाज करते हैं, तब स्कूल के बच्चों को उतारा जाता है। ये इतना बड़ा पाप ये लोग करते हैं, इनको ये निर्लज्ज है, इनको कुछ लेना देना नहीं इन चीजों से। देशद्रोह की बात बताएं, जब चाइना ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, तब ये कम्युनिस्ट खुश हो गए थे। इन्होंने जल्लोष करना शुरू किया कि रेड आर्मी इज कमिंग, रेड आर्मी इज कमिंग, लाल सेना आ रही है भारत से सबको मुक्त करने के लिए। और इन देशद्रोहियों ने उनका साथ दिया था। जबकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाली सारी मालगाड़ियों से रसद भेजी जा सकती थी, सेना भेजी जा सकती थी चाइना से लड़ने के लिए। पंडित नेहरू का दिमाग बहुत देरी से ठिकाने पर आया। वो तो कबूतर उड़ा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई 5 कबूतर, हिंदी चीनी भाई भाई 25 कबूतर। वो तो केवल चाइना के प्रेम में फंसे हुए थे। वहां पर चाइना की सेना घुस गई थी, अरुणाचल में घुसकर बोमडीला तवांग तक पहुंच गई थी, अपना ड्रैगन फहरा चुकी थी। लेकिन जब देरी से आंखें खुली, तब भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट तक ना पहुंचे, इसलिए रेलवे यूनियंस जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी, उन्होंने हड़ताल कर दी, रेलवे बंद कर दी, ताकि चाइना से लड़ने के लिए भारतीय सैनिक वहां नहीं पहुंचे। इनके देशद्रोह की कई सारी कहानियां बताई जा सकती है, अभी अपने पास इतना समय नहीं है। त्रिपुरा की विधानसभा के अंदर 25 साल में कभी भी उन्होंने जनगण मन राष्ट्रगान का गायन नहीं किया। राज्यपाल महोदय आने से पहले, आने के तुरंत बाद और जाने से पहले 2 बार राष्ट्रगान का गायन होना चाहिए, यह नियम है। लेकिन इस नियम का पालन त्रिपुरा के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कभी भी नहीं किया। 25 साल तक उस विधानसभा भवन के अंदर राष्ट्रगान का गायन नहीं हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद मुझे खुशी है कि वहां पर 16 विधायक केवल कम्युनिस्ट पार्टी के, वो ढोंगी माणिक सरकार और वो सारे लोग जो चुनकर आए थे, वो वहां पर वैसे ही खड़े रहे और उनको जनगण मन बोलना पड़ा। हमारी सरकार ने जनगण मन बोलना शुरू किया। हमारा त्रिपुरा का विधान भवन पवित्र हो गया राष्ट्रगान से। देशद्रोह की बातें करने में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। माणिक सरकार मुख्यमंत्री रहते समय नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करने का काम, जब उन्होंने आजू बाजू के देशों के लोगों को व्यापार समिट के लिए बुलाया था, जिसमें म्यांमार के लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे और बाकी अन्य देशों के लोग थे, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ राजनयिक आए थे, उनके सामने भाषण करते समय माणिक सरकार बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से उपेक्षा करता है, बड़े भाई का बर्ताव करता है और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ये सब चीजें करने में नहीं थकते। गांजा का व्यापार करना, गो तस्करी करना, हथियारों का व्यापार करना, उसमें से पैसा कमाना, माफिया राज को बढ़ावा देना, माफियाओं को पूरी तरह से शरण देना। इसलिए ये मार्क्सवादी पार्टी को मैं माकपा नहीं कहता, मैं माफियावादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहता हूं। साथियों, बोलने जैसी बहुत सारी बातें हैं। इनके झूठ का पुलिंदा फोड़ने के लिए एक छोटा सा मजेदार उदाहरण बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं और मेरे सामने कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि हम दुनिया से क्लास को खत्म करना चाहते हैं। अगर वास्तविक ये क्लास खत्म करना चाहते हैं, वर्ग खत्म करना चाहते हैं, तब जब 34 साल बंगाल में इनकी सरकार थी, तब इन्होंने क्या किया?
25 साल त्रिपुरा में सरकार थी, इन्होंने क्या किया, तब ये आपको जवाब देंगे कि देखो हमें जब तक केंद्र सरकार नहीं मिलती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक राज्य सरकार में क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार के अधीन जितने विषय उतने ही कर सकते हैं। चले राज्य सरकार के अधीन विषयों की बात करें तो कलकत्ता में आपने देखा होगा वो ट्राम चलती है। ट्राम क्या है, एक बस है जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर चलती है, और बिल्कुल मुंबई के बस या अपनी बसेस जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई रहती है, सिर्फ ऊपर एक कनेक्शन रहता है बिजली का जिससे वो चलती है, और कलकत्ता के सड़कों पर आपको ट्रैक्स दिखाई देंगे। हमारा प्राइड है और वो सालों से चल रहा है, चलते भी रहना चाहिए। लेकिन उस छोटे से ट्राम में भी 2 क्लास हुआ करते, एक क्लास था फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। सुनिए ये बस कितनी छोटी है, उसमें भी एक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्क क्या है, जो फर्स्ट क्लास है उसके ऊपर एक पंखा घूमता था और जो सेकंड क्लास है उसके ऊपर पंखा नहीं रहता था। ये ट्राम कॉरपोरेशन पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, इसमें केंद्र सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। 34 साल बंगाल में वर्ग खत्म करने, क्लास खत्म करने की बात करने वाले मार्क्सवादी ढोंगियों ने शासन किया। अगर उनको क्लास खत्म करना था वो कम से कम ट्राम के अंदर का क्लास खत्म कर देते, उसको तो समसमान कर देते। एक ही काम उनको करना था, या तो वो सेकंड क्लास में एक नया पंखा लगा देते सारे ट्राम के अंदर, क्लास खत्म हो जाता, या फिर फर्स्ट क्लास का ट्राम का फर्स्ट क्लास का फैन निकाल लेते तो समसमान हो जाता। तुलनात्मक दृष्टि से दूसरा उनके लिए बड़ा आसान था, क्योंकि ये जिंदगी में कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, ये चल रहा काम बंद करने में माहिर है। तो एक पंखा हटाने में उनको लाभ था, उसमें करप्शन भी बहुत सारा कर सकते थे। लेकिन 34 साल में ट्राम के अंदर का क्लास भी इन्होंने खत्म नहीं किया। ये ढोंगी, ये मक्कार, ये जालसाज कहां दुनिया से वर्गवारी खत्म करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोग जो है दे आर गुड फॉर नथिंग। इतना ही नहीं, ये डेंजरस लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से ईसाई मिशनरी जो मतांतरण करते हैं वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड चेहरा लेकर सामने आते हैं, वंडरफुल, लवली, बहुत अच्छा, ओके, नाइस। उनकी बातों देखिए, किसी मीठी मीठी बातें करके सामने वाले को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे और बाद में अपना प्रोडक्ट बेचने का काम करेंगे। बिल्कुल उनकी मोडस ऑपरेंडी इसी तरह से है। ये शहरों के अंदर इन्होंने क्या किया, पंडित नेहरू जी के साथ इनका एक पैक्ट हो गया। पंडित नेहरू जी को सत्ता चाहिए थी और कम्युनिस्टों का सपोर्ट चाहिए था। जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, बचपन से जो पंडित नेहरू जी सीखे थे, उनको तो कोई भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपरा, उसके जो एक प्राउडनेस चाहिए था वो तो था नहीं। कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ इंक्लिनेशन था। तो इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, साहित्य अकादमी, कला अकादमी, नाट्य अकादमी, ये सारा कम्युनिस्टों को दे दिया, और बदले में जो भी उनके 10, 5, 15 सांसद आते थे उनका सपोर्ट लेकर, जब भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहती थी, ये उनके सहारे बिल पास करना वगैरह, इन सब चीजों में कम्युनिस्टों का और इनकी गठजोड़ ये पुरानी है। सामने में झगड़ने का नाटक करते हैं और पर्दे के पीछे जाकर इनका बहुत प्यार भरा एक दूसरे से रिश्ता रहता है। तो इसके कारण विद्यापीठों के अंदर इन्होंने पहले से बुद्धिजीवी क्लास को उन्होंने फोकस किया। जो मेधावी छात्र रहते थे उन मेधावी छात्रों के साथ दोस्ती करना, उनका स्टडी सर्कल चलाना, और ये जो मार्क्स का तत्व ज्ञान है ना, ये पहले तो आप भी पढ़ेंगे तो आपका दिल जीत लेगा। इसलिए एक बड़ी मजेदार कहावत भी है, वो उस युवा को दिल नहीं है, हृदय नहीं है ऐसा हम मानेंगे जो 25 साल की उम्र तक कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य ना बने, और उस व्यक्ति को भेजा नहीं है ऐसा हम समझेंगे जो 35 साल उम्र का होने के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहेगा। क्योंकि ये दिल को छूने वाला तत्वज्ञान है, दिमाग में बैठने वाला तत्वज्ञान नहीं है। इसलिए वो शुरू में युवाओं को वो प्रभावित करते हैं और उनको कम्युनिस्ट बनाते हैं। आप देखेंगे जो जवानी में कम्युनिस्ट था, ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद वो इस तत्वज्ञान को इतनी बुरी गालियां देते हैं, इसके साथ इतना रिश्ता तोड़ देते हैं, और जैसे उनको हिंदुत्व का तत्वज्ञान, अंत्योदय का तत्वज्ञान, हमारा तत्वज्ञान जैसे पता चलता है, आजीवन उसके ऋणी रहते हैं, उसके साथ बाध्य होते हैं।
आपको ऐसे ढूंढ कर भी लोग नहीं मिलेंगे जो बचपन से हिंदुत्व और भारतीय तत्वज्ञान के ऊपर, एकात्म मानव दर्शन के ऊपर जिनका विश्वास है, वो बाद में चल के कम्युनिस्ट पार्टी के पास गए। ऐसा आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। उनकी तरफ से हमारे तरफ आए हुए आपको लाखों लोग देखने को मिलेंगे। मैं आपके कुछ सवाल लेना चाहता हूं। मेरे सामने एक सवाल है जो सौरभ मुंडे ने पुणे से पूछा है कि लोग कम्युनिस्टों से डरते क्यों है। ये व्हाट स्पेसिफिकली इज अबाउट कम्युनिज्म दैट पीपल फियर इन सोशलिज्म, इज सोशलिज्म रियली दैट बैड। देखिए, मैं एक आपको बात दिल से बताना चाहता हूं, कोई तत्वज्ञान बुरा नहीं होता है। उस तत्वज्ञान के ऊपर जो आचरण करने वाला अगर व्यक्ति, ट्रू सेंस ऑफ टर्म, वो व्यक्ति अगर उस तरह से अपना जीवन रखता है, मतलब तत्व और व्यवहार, इसके बीच में जितनी गैप कम होगी उतना वो तत्वज्ञान सक्सेसफुल होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वज्ञान के ऊपर वो उनके खुद कम्युनिस्ट पार्टी के जो अनुयायी या जिन्होंने देश चलाए कम्युनिज्म के ऊपर, वो उसके ऊपर नहीं चले और इसके कारण कम्युनिज्म का पतन हो गया। सोशलिज्म की बात बहुत ज्यादा अलग नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी का जो तत्वज्ञान है, उस तत्वज्ञान के ऊपर अगर आचरण रहता लोगों का तो विश्वास रहता। अब मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव और आप अगर अखिलेश यादव को देखेंगे तो उनको देखकर आपको लगेगा क्या कि ये कोई समाजवादी है, कि सैफई गांव में हर साल एक फेस्टिवल किया जाता है। उनका वो गांव है जहां से कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से वो चुनकर आते हैं। वहां पर 300 करोड़ रुपया सरकारी उत्तर प्रदेश की तिजोरी से, ये मुख्यमंत्री जब थे तब खर्चा करके, मुंबई से सलमान, शाहरुख या इस तरह से सितारों को चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर आते, वहां पर एयरपोर्ट बनाया गया था, वहां लैंडिंग करके उनको वहां पर नचाकर वहां पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश करते थे। 300 करोड़ रुपया फूंक डालते थे। कौन सोशलिज्म को मानेगा बताइए मुझे। आप लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों की जो ऐश अय्याशियां देखिए, कौन सोशलिज्म को मानेगा। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास लेकर आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण उनको दुनिया भर के गिफ्ट मिलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मिलते थे। आमतौर पर ये गिफ्ट जो पर्सनल होते हैं, मुझे मिला है तो वो मेरा है, और वो सारे मोमेंटोस घर में तिजोरी अपने शोकेस में बड़े बड़े लगा कर रखते हैं। एक घर का कमरा खत्म हो गया तो दूसरे कमरे में शोकेस बना देते। राजनेता ये करते हैं। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। अपने को आए हुए जो गिफ्ट थे उनकी सार्वजनिक नीलामी कर दी, और उस नीलामी में लोग इतने उनको चाहते थे, गुजरात के अभी भी चाहते हैं, कि 5 रुपए की वस्तु वो 500 रुपए में नीलामी में बिक जाती थी। और अभिमान के साथ अपने घरों में जाकर लोग सजा कर रखते थे कि मोदी जी को मिला हुआ ये मोमेंटो है, मैंने अपने घर में लगाया हुआ है। और इस तरह से मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 300 करोड़ रुपया उनको मिला, जो उनका पूरी तरह से निजी था, पर्सनल था, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर चलने वाला, अंत्योदय की विचारधारा पर चलने वाला उस जमाने का वो मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये 300 करोड़ रुपया गुजरात की दलित और जनजातीय लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने दे डाला। 300 करोड़ रुपया जो अपने वस्तुओं की नीलामी से मिला हुआ, जो उनका निजी था, वो उन्होंने दे डाला लड़कियों की शिक्षा के लिए, गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए, दलित लड़कियों की शिक्षा के लिए। ये हमारे प्रधानमंत्री है। तत्व और आचरण, इसमें कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी की ऐसी कई सारी बातें बताई जा सकती है। मराठीमध्ये म्हणतात ना, जैसा बोले वैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले। बिल्कुल उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यवहार है। और हमें ऐसे तत्व और व्यवहार के ऊपर चलने वाले हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विद्यार्थी परिषद के अंदर, हमारी विविध क्षेत्र की विविध संस्थाओं संगठनों के अंदर, और जो कभी हमारे संस्था संगठना का कभी सदस्य भी नहीं बने, लेकिन वो दूसरे किसी संस्था संगठन में है, लेकिन वो इस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन से आपको सीखने जैसा बहुत कुछ मिल सकता है। तो तत्व रहना एक बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। तत्व और आचरण का फर्क रहने के कारण
कम्युनिज्म भी फेल हो गया, सोशलिज्म भी फेल हो गया, और आगे जाकर हिंदुत्व सक्सेसफुल हो रहा है और तभी होगा। मुझे याद है, मैं संघ का प्रचारक महाराष्ट्र में था, तब दामोअण्णा दाते जी सह प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, और वो हमेशा अपने बौद्धिकों में कहते थे, हिंदुत्व बोलणारे नव्हे तर हिंदुत्व जगणारे लोक या देशाला पाहिजेत, हिंदुत्व जगणारे लोक पाहिजेत, हिंदुत्व जीना चाहिए मेरे साथियों। और सिंपल बात अगर समरसता की आपको बताऊं तो आपके घर में जो भी स्वच्छता कर्मी रोज सुबह आता है आपके घर का कूड़ा लेकर जाने के लिए, कभी प्यार से अपने सोफा पर उसको साथ में बिठाइए, उसको जो खाना आप खाते हैं वो उसको खिलाइए। आपको आया हुआ कोई भेंट वस्तु नहीं तो खरीद कर उसके लिए एक नया कपड़ा लेकर उसको जरूर दीजिए। त्योहारों पर कीजिए, ऐसे ही कीजिए, कभी उसके घर में जाकर चाय पीजिए। आपका व्यवहार समरसता का व्यवहार होगा, आपका व्यवहार हिंदुत्व के अनुकूल व्यवहार होगा। इसके ऊपर भी अलग बातें रखी जा सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कुणाल यशवंतकर पुणे से सवाल पूछता है, वो बीइंग मोस्ट एंशिएंट civilization in the world, why is happening that youth of this holy land get drawn to communism? A thought has no belief in faith, has no God, a thought which is desperately trying to subvert the ideic identify of this land, subvert the identity चाहिए था और आइडेंटिफाई हुआ है। देखिए, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। इनका प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, इनके प्रचार तंत्र से ऐसे लगता है कि इनका बहुत बड़ा हवा है। इन्होंने जिन लोगों को तैयार किया उनको मीडिया में भेजा, और ऐसे बिल्कुल मौके के जगह पर ये लोग जाकर बैठे और कुलगुरु बन गए, कुलपति बन गए, मीडिया में जाकर एंकर्स बन गए। और इन लोगों ने, देखिए, कौन 2 कौड़ी का वो एक जेएनयू में चुनकर आया हुआ कन्हैया कुमार, उसकी क्या योग्यता है नरेंद्र मोदी जी के साथ बात करने की। लेकिन आप कुछ चैनल देखते हैं, जैसे वो जेल से बाहर आया उसका लाइव प्रक्षेपण कर दिया। देखा था ना आपने? ये क्यों किया था लाइव प्रक्षेपण? क्योंकि उनके पास युवा नहीं थे। उनके पास युवा न होने के कारण जो 1-2 मुट्ठी भर पड़े हुए हैं, अपनी मीडिया की ताकत लगाकर उसको बड़ा करने का काम करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आज भी ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप इस देश के करोड़ों युवाओं के साथ संपर्क कीजिए, आपके समझ में आएगा, दे आर रियली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बट देयर मेथडोलॉजी ऑफ प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स ये बहुत जबरदस्त है। आपको इस प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के साथ टक्कर देनी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम लोग हिंदुओं के कारण है ना, हिंदू होने के कारण बहुत जल्दी सेंसिटाइज हो जाते हैं, और हमारे ही किसी व्यक्ति की गलती है या नहीं है, उसके पीछे क्या भूमिका है, बिना समझे हम उसको, अपने ही आदमी को ट्रोल करना शुरू करते। वो लोग देखिए इतना झूठ बोलते हैं, और डंके की चोट पर झूठ बोलना। आपने कभी कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा बैठक में किसी डिबेट में बैठा हुआ देखा है आपने कभी? आप किसी भी सवाल का सही जब जवाब देते हैं ना, तब वो उस जवाब की तरफ जाता ही नहीं है, तीसरा ही कुछ सवाल खड़ा कर देता है। आप बोलिए, त्रिपुरा के अंदर आपने 25 साल तक वहां पर शासन किया, फिर भी 67% गरीब लोग थे, तो ये कौन सा त्रिपुरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था माणिक सरकार का? ऐसा आप अगर सवाल पूछेंगे, नहीं आप गुजरात दंगों की बात करो, ये गुजरात के, मतलब वो उस सवाल को कभी भी जवाब नहीं देंगे। आप गौर से इनके सारे इंटरव्यूज देखिए, इनके डिबेट्स देखिए, दे विल नेवर एवर आंसर योर क्वेश्चन, दे विल आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चन विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। आप भी यही कीजिए। आपको किसने बताया है कि आपको बिल्कुल ईमानदारी से वो जो सवाल पूछे उसी के अंदर उलझे रहना चाहिए? आप भी बगल देकर निकालिए, त्रिपुरा का विषय निकालिए, केरला का विषय निकालिए, कम्युनिस्ट पार्टी जहां जहां रूल किए, कम्युनिस्ट पार्टी के इतने सारे आपको कच्चे चिट्ठे मिलेंगे, वो सवाल पूछना शुरू कीजिए। प्रचार तंत्र, प्रोपोगंडा तंत्र में हमें उन पर हावी होना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हावी होंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, पैकेजिंग कितना भी अच्छा हो, पैकेजिंग कितना भी अच्छा हो, भगवान इंटेंशन देखता है।
और इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, दुनिया पैकेजिंग देखती है। अब इसमें रास्ता क्या है? इंटेंशन भी हमारा अच्छा है, पैकेजिंग भी हमारा अच्छा होना चाहिए। दुनिया में हमें बीट करने वाला सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। आत्मविश्वास के साथ मैदान में कूद पड़िए, अटैकिंग रखिए। अपने कार्यकर्ता, अपने व्यक्ति को अगर क्रिटिसाइज करते हैं, ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मान लो कोई गलती हो भी जाती है, तो हमने उनकी गलतियां सामने खड़ी करनी चाहिए। अपने व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर हमें याद है हमने अपने ही लोगों को कैसे ट्रोल किया है। मैं अभी यहां पर लाइव पर नहीं बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। वामपंथी विचारों को लगभग भारत में सभी राज्यों की जनता ने नाकारा है, एक केरला छोड़ो। तो क्या केरला में वामपंथी सरकार जाने के बाद ऐसा माना जा सकता है कि राष्ट्रवाद की बड़ी जीत वामपंथ के ऊपर भारत में हो गई है? अथर्व कुलकर्णी, नासिक। दुर्भाग्य से वहां का जो लोक संख्या का जो डेमोग्राफी का जो गणित है, उसमें आज भी हमारे दुर्भाग्य से मुसलमान या ईसाई बड़े पैमाने पर उनके आका उनको समझाते हैं कि बीजेपी आपकी दुश्मन पार्टी है। आज भी बताया जाता है, वास्तविक में ये नहीं है। मैं बिल्कुल साफ दिल से बताता हूं, इस देश के अंदर जो मुसलमान है, इस देश के अंदर जो ईसाई है, हिंदुत्व को एक्सेप्ट करने से, हिंदुत्व को मानने से, या भारतीयत्व, हिंदुत्व अच्छा नहीं लगता है, भारतीयत्व, भारतीय संस्कृति बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन कल्चर, इंडियननेस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है दुनिया भर में जब कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है, मुस्लिम परिचय देता है, आई एम एन इंडियन मुस्लिम। कई जगह ईसाई परिचय देता है, आई एम एन इंडियन क्रिश्चियन। हिंदू परिचय देता है, आई एम एन इंडियन। हिंदू को यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आई एम एन इंडियन हिंदू, क्योंकि इस इंडियन शब्द के अंदर हिंदू बैठा हुआ है। कल ही मैं सुधीर चौधरी जी का देख रहा था डीएनए, उसमें वो दिखा रहे थे 100 साल पुराने अखबार, जिसमें वो दिखा रहे थे इंडिया से जो भी अमेरिका में रहते थे मुसलमान, ईसाई, सबको वो हिंदू ही कहते थे, इंडियन नहीं कहते थे, हिंदू कहते थे। 100 साल पहले के अमेरिका के अखबार की वो बात दिखा रहे थे, किसी अलग रेफरेंस में दिखाई दे रहे थे। मेरा आपको ये कहना है कि ईसाई और मुस्लिम इस देश के समझे कि वो इसी देश के बच्चे हैं, वो हमारे भाई है, उनके अंदर और हमारे अंदर खून एक ही है, उनके पुरखे हमारे पुरखे एक है। जब वो ये समझना शुरू करेंगे तब वो जरूर वहां पर राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन तब तक दुर्भाग्य से जब वहां के हिंदुओं को राष्ट्रवादी सरकार को वोट करना होता है, तब वो कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने के लिए कांग्रेस को वोट कर देते हैं। इस बार भी इतना तेजस्वी आंदोलन सबरीमला का हुआ, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को वहां पर मिल गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2021 के चुनाव में यह होने वाला नहीं है। 2021 के चुनाव में आप देखेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर विजय प्राप्त करेगी। और जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे देश के लिए निर्णय ले रहे, और खास करके कोरोना को लेकर जिस तरह से वो इस देश को बचाने में कठोर निर्णय ले रहे, और जनता का जिस तरह से साथ मिल रहा है, भविष्य में हम देखेंगे इसका असर भी केरला जैसे स्टेट पर होता हुआ आप देखेंगे। अर्बन नक्सल्स के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है, उनको कुछ राजनीतिक दल कैसे मदद करते हैं। देखिए, ये जो राजनीतिक दल है ये अपॉर्चुनिस्ट है, इनकी जमीन खिसक गई है, इनके पास अभी कुछ बचा नहीं है। मोदी विरोध करने वाला हर व्यक्ति इनके लिए भगवान है, और इसलिए चाहे शरद पवार महोदय हो, और हम जिनको सालों से शिवाजी शिवाजी मानते थे वो अचानक औरंगजेब बन गए, आपने तो देखा महाराष्ट्र ने, और क्या बताऊं मैं आपको। और वो किस तरह से मुसलमानों का लांगुल चालन के खिलाफ कितना बाला साहेब ठाकरे जी बोलते थे, और फिर भी आज की क्या स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन जो मोदी का विरोध करेगा उसको अपना मानने के लिए ये तैयार है। अर्बन नक्सल्स विरोध करते हैं, ये सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों की दाल रोटी, एक दूसरे की दाल रोटी खतरे में है, और इसलिए ये विरोध करते हैं। इनसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी लगभग सवाल, भारत के कम्युनिस्ट केवल हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सागर दरेकर, लासलगांव। हिंदू धर्म से, हिंदू विचारधारा से, हिंदू चिंतन से नफरत करने का एकमात्र कारण इस चिंतन की सच्चाई
अच्छाई और इस चिंतन का भविष्य में आने वाला एक स्वर्णिम काल, एक काल ऐसे आने को है कि सारा विश्व, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि मैं देख रहा हूं भारत माता विश्व गुरु बनकर विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। ये जो उन्होंने बात बताई ये सत्य सिद्ध होने जा रही है, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हमेशा हमें मार्गदर्शन करते समय कहते थे कि भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने जान की बाजी लगानी चाहिए। हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। ज्ञान, चारित्र, एकता और प्रखर राष्ट्रवाद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो कंट्रीब्यूशन इस देश को दिया है, वो उस कंट्रीब्यूशन को, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है और इस इतिहास को भारत कभी भी नहीं भुलाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है, जिन्होंने दिया उन्होंने दिया, आपका क्या, आज के युवाओं का क्या? मैं आपसे आह्वान करता हूं, आने वाले देश के कठिन घड़ी के संकट के समय में आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना घर बार छोड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चप्पे चप्पे में जाकर खड़ा करने का काम करना चाहिए। अगर आज तक इतिहास में हजारों ने अपने घर छोड़े हैं तो भविष्य में लाखों युवा क्यों नहीं घर छोड़ेंगे? भारत माता के लिए हम अपना घर छोड़े, तन मन धन न्यौछावर करें। यही एकमात्र रास्ता, कम्युनिस्ट ही नहीं, देश के हर शत्रु से लड़ने के लिए युवाओं को खड़ा करना मुझे लगता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।